चलिए कल जो पॉइंट देखे थे उसको हम देख लेते हैं, फटाफट उसके आगे रिवाइज करते हैं और हम पढ़ेंगे आज इसके बाद में रिएक्शन विद नाइट्रेट्स और सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मेन इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी में जो है वो सबसे पहले ऑक्साइड्स वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आपने देखा कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए थे। उसके बाद हैलाइड्स वाला है, उसको देखा आपने। उसके बाद हाइड्राइड्स वाला है। फिर क्या देख रहे हो आप लोग? कार्बोनेट्स। ठीक, अभी देखेंगे सल्फेट, नाइट्रेट्स भी देखेंगे। तो कल हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि एल्कली मेटल किससे रिएक्ट करती है? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाती है? उनके कार्बोनेट्स। इनके कार्बोनेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? M2CH3। किसके? अल्कली मेटल्स के। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, यानी मेटल के कार्बोनेट। ठीक, हमने एग्जांपल देखा था उसके बाद में। फिर ये एक्सेप्शन देखा था कि क्या है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या है? कम है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। रीज़न क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी और आईपी में क्या रिलेशन होता है ना? अब आईपी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वापस देखते हैं दोबारा कि इसका रोल क्या है। ठीक, तो सिमिलरली इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेरिलियम कार्बोनेट की। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो थर्मल स्टेबिलिटी और आईपी में क्या रिलेशन है? अब यहाँ आप देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आप सबने पहले पढ़ चुके हो। टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। और एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है? ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या रिलेशन है? अगर आईपी की टॉप टू बॉटम जाने पे आई की वैल्यू क्या, आईपी की वैल्यू क्या हो रही है? आईपी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसलिए आईपी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? किसकी होगी? सीजियम कार्बोनेट। सबसे कम किसकी होगी? इसलिए लिथियम कार्बोनेट अगर मान लो उसको थोड़ी सी भी कहीं से हीट मिल जाए तो फिर से क्या कर लेता है? फिर से अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है और क्या रिड्यूस कर देता है? आपने ये रिएक्शन सेम आपने जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ देखा होगा कि चूने के पत्थर को हम पानी में डालते हैं तो जो बबल्स निकलते हैं वो किसके होते हैं? अरे चूने को देखा होगा ना पानी में डालते हुए आपने, तो बबल्स निकलते हैं बहुत तेज़ी से। तो किसके होंगे वो? कौन सी गैस रिलीज होगी? है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्लियर है? तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि इनकी टॉप टू बॉटम जाने में क्या बढ़ता है? बताइए जल्दी से, क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज। तो क्या होता है? ठीक, जिसका आईपी कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेरियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा? इसका साइज क्या है सबसे? तो आईपी सबसे कम, और आईपी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी और आईपी में क्या रिलेशन है? क्लियर है? तो आईपी सबसे कम किसकी है? किसकी है? अरे सबसे कम किसकी आईपी होगी? बेरियम की। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेरियम कार्बोनेट की। ठीक है, इसमें से अगर पूछे सबसे कम किसकी होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो ये कौन सा ऑर्डर है वाला? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बहुत बढ़िया, इसलिए पूछा मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा ये? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी तो उससे कम। रीज़न क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं और उनके कार्बोनेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, और उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो 3 पॉइंट आपको किस में लिखने हैं? कार्बोनेट्स में। जैसा एल्कली मेटल के साथ हो रहा है वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है दोनों कार्बोनेट्स में? ये M2CO3 टाइप के कार्बोनेट बनाते हैं, और ये रीज़न सबको पता है क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। इनकी कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है, चलिए सबने नोट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके आगे नाइट्रेट्स के बारे में। ठीक है, देखो
इक्वेशन है। अच्छा ये बेटा, ये बी और सी सेक्शन वाले बच्चे, ये इसको CS लिखा था, इसको CS2 कर लेना और RB को RB2 कर लेना, बाकी तो सब ठीक फैसिलिटी सही लिखे थे ना बाकी? यस सर। ठीक है, तो ये वैलेंसी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, पता है आप लोगों को। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये है इन बच्चों का कि थर्मल स्टेबिलिटी को थोड़ा समझना है, तो आप लोग भी समझ लो। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? टेम्परेचर के साथ में किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो चीज़ क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बताए थे मैंने आप लोगों को कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, स्लैब में क्या यूज़ करते हैं, है ना? स्लैब में भी यूज़ करते हैं भाई मेरे, आयरन की रॉड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ सिस्टम में यानी सराउंडिंग में उस टेम्परेचर को एक्वायर करने के बाद स्टेबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो सिस्टम में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो क्या होगा? यहाँ पर हम आइस को यदि सिस्टम में बाहर रख देते हैं तो आइस उस फॉर्म में रहता है क्या? नहीं रहता। इसका मतलब वो उस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, आप मेडिसिन यूज़ करते हो, मेडिसिन में लिखा रहता है क्या? आपने थोड़ा कॉशन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस, है ना? कूल और कोल्ड में अंतर होता है? क्या अंतर होता है? क्या होता है? अरे क्या होता है बताया करो यहाँ पे। इवेपोरेशन वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है? कूल और कोल्ड में अंतर मालूम है किसी को? तो अपने कोल्ड मतलब ठंडा और कूल मतलब अति ठंडा, ऐसा है ना? ऐसे ही बताओगे, उससे ज़्यादा क्या बताओगे? अच्छा, कूल और कोल्ड में डिफरेंस होता होगा ना, इसलिए। अच्छा हाँ बता बेटा, चल ठीक है। कूल मतलब, कोल्ड मतलब फ्रिज। तो सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो कूल और कोल्ड में भी डिफरेंस होगा ना। कल आपका होमवर्क है, पता करके आना कि कूल और कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए वहाँ पे कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक, क्योंकि आपको अच्छा और देखा होगा आपने कि जो मेडिसिन्स होती है जनरली उसकी पैकिंग ब्राउन कलर की बॉटल में होती है, देखा है आपने? ठीक, ब्राउन कलर की बॉटल। ठीक है, रीज़न के बारे में बता रहा हूँ मैं। रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी। जिस कंपाउंड को आप यूज़ करोगे जो मेडिसिन है, अगर उसको हीट या टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको कूल और ड्राई प्लेस पे नहीं रखोगे तो ड्राई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वहाँ मॉइस्चर रहेगी, और मॉइस्चर रहेगी तो क्या होगा? वो जो मॉलिक्यूल है मेडिसिन का वो उससे रिएक्ट कर सकता है, ऐसा और नो, और आपकी मेडिसिन किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और लिखा रहता है कूल, और कूल प्लेस मतलब जहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्ट, है ना? ऐसा लिखा रहता है कि दवाई को टेबलेट ले जाओ, उसको 2 तवे पे सेकना और फिर खाना। ऐसा कभी सुना आपने क्या? नहीं, क्योंकि उस टेम्परेचर में उसकी थर्मल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उसको हमेशा डायरेक्ट सनलाइट से बचाया जाता है ना? इसलिए उसको आप जो ब्राउन कलर की बॉटल होती है उसमें सनलाइट डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम मेडिसिन कैसी होती है? ब्राउन कलर की बॉटल में होती है, क्योंकि टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो मेडिसिन क्या नहीं रहेगी? स्टेबल नहीं रहेगी। क्लियर? तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही होता है कि सिस्टम में सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसमें वो चीज़ स्टेबल है कि नहीं है। तो जैसे आपने देखा आइस, आइस को हीट मिलती है, आइस स्टेबल रहता है क्या? आइस फिर से क्या होता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करता है? हीट को ये एब्जॉर्ब करता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वाटर को आप क्या करते हो, है ना, फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है? फिर क्या होता है? नहीं तो हीट को क्या करता है? वो जितनी हीट उसके पास होती है वो रिलीज कर देता है। हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पर बताइए? एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म वर्ड आया फिर से, ठीक है। और हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, जितनी सिस्टम में हीट थी वो रिलीज हो जाएगी और फिर वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो सिस्टम का मतलब हम कभी सराउंडिंग में किसी चीज़ की स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की। जैसे मैं आपको बताया इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, अभी आपने बताया कि सर पहले वाटर बॉईल होता है फिर उसकी वेपर बनती, ऐसा हमको लगता है।
ठीक है, अब पढ़ लो आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन इट्स वेपर्स प्रेशर, जब इसका वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है तब कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा मुझे बताओ, ठंड में पानी को गर्म करते हैं हम और गर्मी के टाइम में अगर हम गर्म करेंगे तो दोनों गर्म होने में समय सेम लगता है क्या? क्या होता है? गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठंड में समय लगता है। तो कारण रीज़न क्या है उसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठंड के टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है कि ज़्यादा हो जाता है? कम हो जाता है। तो किसी को जानना, समझना और अच्छे से समझने में डिफरेंस है, ठीक है। ठंड में क्या होगा बेटा? टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या डिफरेंस रिलेशन होगा? प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा बताओ? प्रेशर कुकर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पानी की वेपर्स बनती है, और पानी की वेपर्स बनती है तो प्रेशर बढ़ता है, तब तो प्रेशर कुकर की सीटी ऊपर आती है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी के टाइम पे तो क्या होगा? पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, इट मीन्स प्रेशर कम हो जाएगा। तो गर्मी के टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम। और ठंड के टाइम पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो जो भी लिक्विड रहेगा उसको ज़्यादा वेपर की प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अभी आपने क्या बताया कि सर पहले वेपर बनती है। अब आप घर जाके पानी को ध्यान से देखना, पानी को गर्म करके रखना, तो पानी के बॉईल होने के पहले भी थोड़ी थोड़ी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। देखा आपने मृदुल? हाँ, घर जाके देखना, अभी देख रहा है यहाँ पर, यार नहीं मिलने वाली, ठीक है, इमेजिन कर रहा है, अभी नहीं मिलने वाली, ठीक। तो वेपर पहले बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बताओ, गर्मी के टाइम पर, अच्छा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अभी आपने बोला सर पहले लिक्विड बॉईल होता है फिर वेपर बनती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो गर्मियों में हमारे बाला का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है क्या? तो जो पानी, जितने भी रिजर्वायर है, नदी तालाब जहाँ पर भी रिजर्व रहते हैं, वहाँ का पानी उतना ही रहता है क्या? इसका मतलब क्यों नहीं रह रहा है फिर? तो आपने तो बोला पहले बॉईल होगा फिर वेपर बनेगी। अच्छा सर, अपने इधर घर का नहीं होता होगा, वहाँ नदी और तालाब का हो जाता होगा, वहाँ 100 डिग्री होके बॉईल हो के, तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट के पहले से ही क्या हो जाती है? वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोराइजेशन कहेंगे। और आफ्टर बॉइलिंग जो वेपर्स बनती है उसको हम, जनरल टर्म है वो, इज दैट क्लियर? और ये स्पेसिफिक टर्म है, क्लियर है? ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब उस लिक्विड की क्या, किसका प्रेशर? उसकी वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, तब वो क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर में हम बाहर रखते हैं चीज़ों को, पानी बाहर रहता है जनरली, तो गर्मी के टाइम पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? पानी का लेवल क्या होता है? हमेशा कम। तो उस टेम्परेचर की कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो रही है? कम। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? किसी भी सिस्टम की बाहर नॉर्मल कंडीशन में वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किस में पढ़ते हैं? इस पॉइंट को हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ थर्मली स्टेबल और नॉट। अगर स्टेबल होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा और नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है मृदुल? क्या? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तू पूछ रहा कि ऑर्डर दे रहा है मेरे को? सर बताइए ऐसा क्यों? पूछना टाइप पूछना भाई, है ना। चलिए, उसको मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो, है ना, दूसरे पॉइंट छूट जाएंगे। नाइट्रेट्स पहले पढ़ लो, है ना। एक तो रीज़न मैंने बता दिया, कौन सा? एक रीज़न बताया मैंने, क्या कि क्या थर्मल स्टेबिलिटी और आईपी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आईपी क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, ठीक।
तो एक रीज़न तो ये है, उसके बारे में कल डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में आपको ले जाना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी के बारे में फिर अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, तो उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं क्या, नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रेट्स क्या होता है सबको पता है, नाइट्रेट में चार्ज क्या होगा, नाइट्रेट्स क्या होते हैं बताओ, नाइट्रेट में चार्ज क्या होगा। देखो बेटा इसके आगे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा दोनों का, बताओ, अल्कली मेटल और अर्थ मेटल का बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलरली जैसे कार्बोनेट में था वैसे यहाँ पर भी होगा, व्हेन अल्कली मेटल, है ना, ठीक है। तो किसी भी नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे ये, तो किस टाइप के नाइट्रेट बनाएंगे, MnO3, और ये किस टाइप के बनाएंगे, MnO3 होल ट्वाइस। क्लियर है। तो यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट से मिलेगा तो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। सिमिलरली अगर बेरियम मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा तो मैग्नीशियम मिलेगा तो, और कैल्शियम मिलेगा तो, ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब आपके एग्जाम में मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स डेजर्ट टाइप ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। तो आपको वहाँ लिखना होगा कि किस टाइप के नाइट्रेट बनाएंगे, MnO3। क्लियर है, ठीक। स्टेबिलिटी क्या होती है इनकी, स्टेबिलिटी बात हो रहा है मतलब अंडरस्टूड है क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब नेचर में वो कंपाउंड बनने के बाद स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्लियर है। जैसे आप मेडिसिन को देखते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ना, इसका मतलब क्या है, उस टाइम या उस डेट के बाद वो मेडिसिन स्टेबल, उसका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं है, वो रिएक्ट करके या तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई है या फिर वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सपायरी डेट भी उसकी क्या है, स्टेबिलिटी को बता रहा है कि तब तक वो स्टेबल है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है या फिर वो कंपाउंड किसी और फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम नाइट्रेट टू सीजियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सोडियम की होगी, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम की होगी। एक बात तो कॉमन इसके पहले वाले कार्बोनेट वाले में भी थी क्या, कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे थे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, एटॉमिक साइज बढ़ने से आईपी कम हो रही थी और स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ। नाइट्रेट बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, अब नाइट्रेट को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको अपना ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक। नाइट्रेट में -1 चार्ज क्यों आया बेटा, यहाँ पर देखना जरा, हमको नहीं मालूम, कभी हमारे पास सपोज टू कोई कंपाउंड हमारे पास आ गया, उसको हमको उसका चार्ज नहीं मालूम कि इस पर चार्ज क्या होगा, तो कैसे करेंगे फिर हम, ठीक है। तो हमको पता है, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है 3, इसकी कितनी है, क्लियर है इतना। इसका मतलब कि अब यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है, खींच सकता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 5। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेलर ऑर्बिट, 6। इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहता है कैसे मुझे क्या मिल जाए और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ और नियॉन जैसे स्टेबल हो जाऊँ। क्लियर है। तो अब ये भी चाहता है कि मुझे 5 मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है, कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो अब ये ऑक्सीजन, हाउ मेनी, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 3। तो 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने दे सकता है, ठीक है। अगर 100 रुपये आपके पास में हो और आप मार्केट गए हो तो आप बात कैश की बात कर रहा हूँ मैं, उधारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो दिमाग उतना ही लगाना, मेरे को मालूम है कई दिमाग लगाएंगे, सर वो पहचाने वाला उधारी ले लूँगा मैं तो 100 रुपये अगर आपके पास होंगे तो आप कितने खर्च कर सकते हो, ये सब ठीक है ना। अगर आपके पास करोड़ रुपए हो तो क्या कर सकते हैं, तो होना भी चाहिए पहले ठीक है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने दे सकता है,
5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर है? ठीक, +5। एक ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा? माइनस। ये डोनेट करेगा चार्ज क्या आएगा? प्लस। ठीक है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3। इज दैट क्लियर? तो +5 प्लस -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? -6। क्या बचा? इसलिए नाइट्रेट के ऊपर में -1 चार्ज आता है, तो -1 को लिखते नहीं, इसलिए हम NO3 माइनस लिखते हैं। समझ में आया? तो अगर NO3 माइनस है तब इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेट। इसको क्या लिखा मैंने? नाइट्राइट। ठीक है, अभी ये पढ़ोगे, बहुत सारा चीज़ अभी आपको आएगी रेडॉक्स चैप्टर में। सल्फ्यूरस एसिड भी होता है और सल्फ्यूरिक भी होता है, नाइट्रस भी होता है और नाइट्रिक भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और फॉस्फोरिक भी होता है। ठीक है, तो NO3 माइनस क्या है? नाइट्रेट है। क्या है? यहाँ MnO2 हो गया, तो ये क्या हो गया? अगर यहाँ मान लो सोडियम रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम नाइट्रेट। और इसको क्या पढ़ेंगे? ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अभी 9-10 लेवल पे आप मैक्सिमम मोटी मोटी चीज़ें पढ़ते थे, अब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना है आपको कि कब अस हो जाएगा, कब इक हो जाएगा, कब 8 हो जाएगा और कब। तभी ठीक नहीं है बेटा, तभी ठीक नहीं है। हाँ, तो नींद आ रही है ना? आंखें बंद कर रही है ऐसे ही। पढ़ ले बेटा, काम आएगा। ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट है। छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। इस पर -1 चार्ज क्यों आया? समझ में आया आपको? क्यों आया -1 चार्ज? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एक कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3। तो 3 ऑक्सीजन को कितने लगेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। एक ही नाइट्रोजन है मगर यहाँ पर, तो कितने? अब उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा। कितने मैक्सिमम डोनेट कर सकता है? 5। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 रिक्वायरमेंट है। ये कितने दे सकता है? मतलब अभी भी इनको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। इसलिए क्या करते हैं? ऐसे कोई भी एलिमेंट से बॉन्ड बना लेते हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। अभी किससे बॉन्ड बनाता है जल्दी बताओ? इससे बना लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2.1 है, ये 3 है और ये 3.5 है। ये दोनों एलिमेंट इस एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? है ना? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या बना लेगा? HNO3। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। कौन सा बोलते हैं? अगर यहाँ पर एक वो कम हो जाएगा तो इसका सफिक्स इक से अस हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में वापस आते हैं। ये आपने देख लिया बेटा सीक्वेंस वाला। अब मैं जो बता रहा था आपको, लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि सीजियम इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा? तो नाइट्रेट का बॉन्ड किसके साथ ज़्यादा स्टेबल रहेगा? बताओ। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस नाइट्रेट को एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसका आईपी से रिलेशन क्यों है भैया? इसके लिए आईपी, इसकी आईपी क्या होती है? ज़्यादा होती है, साइज छोटा है। एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है? एटॉमिक साइज कम तो आईपी ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये नाइट्रेट इजीली बॉन्ड बना पाएगा इससे? क्या नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको इजीली ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यस और नो? ठीक है। और यहाँ सीजियम के साथ क्या होगा? सीजियम का साइज बड़ा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा वो, तो नाइट्रेट इजीली बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? तो इसकी इसलिए स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी क्या होती है? कल डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मेन रीज़न समझ में आ रहा है आपके? एक रीज़न तो मैंने बताया आईपी के साथ में, है ना? उसी को समझो। यहाँ आईपी क्यों ज़्यादा है इसकी? लिथियम की क्या होती है आईपी? है ना? आईपी सबको मालूम है ना क्या होती है? ठीक, तो क्या होगा? इसकी आईपी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, तो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने बहुत ज़्यादा पावर से खींच कर रखेगा, और नाइट्रेट चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसा पिन नहीं घुमा बेटा, एक जब दिमाग की तरफ में दुल याद है हमारा, है ना?
तो क्या होगा, लिथियम से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा कि सीजियम से? तो नाइट्रेट किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? सीधी सी बात है। तो क्या होगा, लिथियम से बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, और सीजियम क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो क्या होगा, तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी भी उन्हीं के साथ। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट किसके साथ है? कार्बोनेट के साथ में है। कार्बोनेट को क्या चाहिए? उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस और नो? ठीक है, तो वो भी क्या चाहेंगे, किससे बॉन्ड बनाना चाहेंगे? किससे बॉन्ड बनाना चाहेंगे? जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते होंगे। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर आपने ये लास्ट पॉइंट देखो, फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे। क्या पढ़ा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या है? लिथियम नाइट्रेट को हीट। लिथियम हमेशा कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा बताओ आपको बाकी एलिमेंट से? क्यों? 4 रीजन बताए थे मैंने आपको। सबसे छोटा एटॉमिक साइज है इसलिए उसकी आईपी हाईएस्ट है, और क्या नहीं है उसके अंदर? डी ऑर्बिटल नहीं। डी ऑर्बिटल नहीं है उसका पीछे रीजन हम देखेंगे क्या होता है, जब भी पढ़ेंगे एक टॉपिक अलग से आएगा कि इसकी एनॉमलस प्रॉपर्टी क्यों है। डी ऑर्बिटल नहीं होने से हाइब्रिडाइजेशन पढ़े ना आपने, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं? एक्साइड स्टेट में जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी काम आता है वो। ठीक, तो लिथियम क्या देख रहे हो, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम है। अरे कैसी स्टेबिलिटी इसकी? तो थोड़ी बहुत भी अगर हीट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये अपने फिर से ऑक्साइड में। और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बोनेट्स में कौन सी निकली थी? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन डाई। क्लियर है? यानी NO2 निकल जाएगा। इस पॉइंट को हम कल और डिटेल में देखेंगे कि अगर MnO3 को हीट मिल जाती है तो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाती है? MnO2 में। और क्या रिलीज हो जाती है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? नाइट्रेट है, और ये क्या है? नाइट्राइट है। क्या है ये? ठीक, तो इसको कल हम देखेंगे कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में डिफरेंस क्या होता है और इसको नाइट्राइट क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक ब्रीफ में जरा देखो, जरा चार्ज दोनों पे कैसा है? सेम है। क्यों? कि मेटल कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो लेकिन दोनों में क्या है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अगर मान लो यहाँ NO3 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? सोडियम नाइट्रेट। और ये रहेगा तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट होगा। क्लियर है? ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कल और आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।